हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इसमें हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 15, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। देखो, आपने सुना होगा कि भी ऑडिट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ताकि ये चेक किया जा सके कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर हो, है ना। मतलब उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बैलेंस शीट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एकदम सही से हमें पता लगे। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह का ऑडिट किया जाता है। बट यहां पर हम ऑडिट किसका कर रहे हैं, हम किस चीज को चेक कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑडिट कर रहे हैं। सर, ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑडिट कैसे करते हैं? देखो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, उसमें बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर्स होते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं वो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे वो फंक्शंस करते हैं। वो रिक्रूटमेंट निकालते हैं, सिलेक्शन करते हैं, एम्प्लॉइज को ट्रेन करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, इंडक्शन करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। हमने बहुत सब कुछ देखा है, पूरा पढ़ा है एचआरएम के अंदर। तो वो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो सही से अपने काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको चेक करना ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के अंदर आता है। इसके अलावा टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई जो टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं उनको जो है अट्रैक्ट करना रिक्रूटमेंट के थ्रू, फिर उनको सेलेक्ट करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, फिर उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना के रखना, लंबे टाइम तक वो टिक सके, ऐसे कुछ करना, दैट इज टैलेंट मैनेजमेंट। वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, जिसको आप शॉर्ट में एचआरए बोल सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑडिट। क्या होती है मीनिंग? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट इज सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। अब वो ऑडिट में तो एग्जामिनेशन और चेक तो होगा ही। क्या करना चेक सिस्टमेटिक तरीके से? एचआर पॉलिसीज को, एचआर के प्रोसीजर्स को, एचआर की प्रैक्टिसेस को, एचआर के रिकॉर्ड्स को, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, रिकॉर्ड्स, एक्टिविटीज, है ना। जो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी फंक्शंस किए जाते हैं, वो सब कुछ चेक करना कि भाई ये जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, रिकॉर्ड्स, है ना, एक्टिविटीज जो की जा रही है, ये प्रॉपर तरीके से की जा रही हो और इस इफेक्टिवली की जा रही हो और ऑर्गेनाइजेशनल के जो ऑब्जेक्टिव है उनके अनुसार की जा रही हो। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कुछ और है, आप जो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो वो किसी और पर्पस के लिए मैनेज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाए वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के किया जाए। ओके, तो इन सब चीजों को इवल्यूट करना कि भैया ये इफेक्टिवनेस हो एचआर पॉलिसीज के अंदर, और फीडबैक जो है वो एचआर परफॉर्मेंस का जो है निकालना, ये सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के अंदर आता है। सिंपल वे में दो लाइन में अगर इसका डेफिनेशन बताऊं तो वो क्या है? जस्ट एज अ फाइनेंशियल ऑडिट, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट में क्या किया जाता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, ऐसे कैसे एचआर ऑडिट के अंदर चेक किया जाता है एचआर एक्टिविटीज को। ह्यूमन रिसोर्सेज की से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सबको प्रॉपरली चेक किया जाता है कि वो एफिशिएंटली हो। अब इसमें क्या क्या चेक किया जाता है भाई? रिक्रूटमेंट जो किया गया हो प्रॉपर तरीके से किया गया हो, सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से किया गया हो, ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से दी गई हो, कंपनसेशन प्रॉपर तरीके से हो, प्रमोशन, एम्प्लॉइज रिलेशन, ग्रीवेंस हैंडलिंग, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज की एक्टिविटीज है ये सब अच्छे से प्रॉपर तरीके से की गई हो, ये सब चेक करना एचआर ऑडिट यानी कि एचआरए के अंदर आता है। ओके जी, ठीक। एक एग्जांपल भी है, देखिए क्या है। सपोज टाटा मोटर्स जो है वांट टू नो वेदर इट्स रिक्रूटमेंट process is fair, whether training program are producing result। भाई टाटा मोटर्स के अंदर ये जानना चाहते हैं आप कि जो टाटा मोटर्स के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोग्राम था वो एकदम सही से किया गया हो, फेयर हो, उसमें कोई घपलेबाजी नहीं हो, कोई फ्रॉड नहीं हो, कोई फेवरेटिज्म नहीं हो, ये सब नहीं हो, भाई भतीजावाद के थ्रू तो नहीं लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया। तो रिक्रूटमेंट एकदम सही तरीके से किया गया हो, सिलेक्शन सही तरीके से किया गया हो, प्लेसमेंट सही तरीके से किया गया हो, ये सब कुछ चेक करना हमारा एचआरए ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के अंदर आता है। द कंपनी अपॉइंट एन ऑडिट टीम टू एग्जामिन एचआर एक्टिविटी, दिस एग्जामिनेशन इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ठीक है, ओके। आइए फीचर्स पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट होती है इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले इवोल्यूशन किया जाता है, किसका? एचआर डिपार्टमेंट का इवोल्यूशन किया जाता है।
HR audit investigated how effective the HR department is functioning. और क्या किया जाता है इसके अंदर, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोसेस है। ओके, जो हमारा HRA है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट जो है ना, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं एम्प्लॉइज, पॉलिसी, प्रोसीजर, डेली ऑपरेशन, ताकि जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनके बीच का गैप पता कर सके। भाई हमको टैलेंटेड एम्प्लॉइज चाहिए थे इस स्किल के अंदर, क्या वो है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है, डेली ऑपरेशंस क्या है एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, उन सबको चेक करना। तो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोसेस है, ऐसे ही नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका फीचर कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल है। बिल्कुल एचआरए जो है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट जो है, वो मेजरमेंट टूल है, कंप्लायंस मेजरमेंट टूल। भाई लेबर लॉ बना हुआ है, जो भी कानून बने हुए हैं ना, कंपनीज की जो पॉलिसीज बनी हुई है, गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं, उनको कंप्लाई किया जा रहा है, यानी कि उनको फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टिव एक्शन ओरिएंटेड। ये फीचर हमको बताता है कि भाई द ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेनली फाइंडिंग मिस्टेक, केवल मिस्टेक फाइंड नहीं करना है, बट आल्सो करेक्टिंग देम, उन मिस्टेक को करेक्ट भी करना है। सॉरी। नेक्स्ट एचआरए का जो हमारा फीचर है वो है कंडक्टेड पीरियडिकली। भाई एचआरए जो है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट जो है, वो भाई टाइम के हिसाब से हो सकती है, फंक्शंस के हिसाब से हो सकती है, इंटरनल ऑडिट हो सकती है, एक्सटर्नल एचआर को, स्पेशलिस्ट को हायर करके ऑडिट करा सकते हो, खुद ही से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट करा सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई ऑब्जेक्टिव क्या है एचआरए के। लगभग फीचर और ऑब्जेक्टिव आपको एक जैसे मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, यानी कि एचआर डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है, हम ये श्योर करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि वो स्मूथली चले। ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एरर्स। अगर कोई एरर हो जो एचआर डिपार्टमेंट के ऑपरेशन या उनकी एक्टिविटीज को करते टाइम हो रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे सैलरी का कैलकुलेशन गलत हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना। नेक्स्ट है एंश्योर कंप्लायंसेस, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉ बने हुए हैं, है ना, लेबर लॉ बने हुए हैं, या जो हमारे कंपनी की जो पॉलिसीज बनी हुई है, या गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है, वो एकदम फॉलो की जा रही हो। अगर नहीं की जा रही हो तो उसको पकड़ना, भाई कहाँ ये गलती हो रही है, उसको सही करना। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बिल्कुल एचआर डिपार्टमेंट के अंदर एचआर एक्टिविटीज जो होती है, वहां पर क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या कहाँ वीक है, उसका पता लगाना। रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स। कई बार अननेसेसरी खर्चा हो रहा होता है एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, उसको बंद करना, उसका पता लगाना। इंप्रूव एम्प्लॉय डिसिप्लिन। इससे एम्प्लॉइज के अंदर डिसिप्लिन आता है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं, एचआर मैनेजर जो काम कर रहे हैं, भैया उसको कोई ना कोई चेक करेगा, तो एक डिसिप्लिन भी आता है। इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी आती है और इससे गोल अचीव होते हैं और परफॉर्मेंस अच्छा होता है। अब आते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट जो है ना, उसके टाइप्स। एक तो होती है टाइम बेस्ड फ्रेम के बेसिस पर। टाइम बेस्ड मतलब जैसे एनुअली करोगे ऑडिट, या फिर 2-3 साल में एक बार करोगे, ये टाइम बेस्ड हो गई। नेक्स्ट ऑडिट का टाइप जो है वो है बेस्ड ऑन मैनर, मतलब इंटरनल ऑडिट होती है। इसमें जो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है वही चेक करता है एचआर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को। और एक होती है भाई इसके अंदर ही बेस्ड ऑन मैनर के अंदर, एक इंटरनल होती है और एक होती है एक्सटर्नल। इसमें क्या करते हैं हम, इंडिपेंडेंट एचआर एक्सपर्ट, जो ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सपर्ट हो, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता हो, बाहर का हो कोई, उससे ऑडिट करवाना। ठीक है, तो ये हो गए। नेक्स्ट सी नंबर आता है बेस्ड ऑन फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर कंप्लायंस ऑडिट होती है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज है, जो लेबर लॉ है, उसको सही से फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, केवल उससे रिलेटेड ऑडिट कराना, पूरा ऑडिट नहीं कराना। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑडिट। इसके अंदर क्या किया जाता है, हम हमारे एचआर प्रैक्टिसेस को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एचआर ऑडिट के बहुत अच्छे रिजल्ट आए उससे कंपेयर करते हैं। ओके। स्ट्रेटेजिक रिव्यू ऑडिट, इसके अंदर क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं वेदर एचआर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल और नो, मतलब जो एचआर डिपार्टमेंट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में एचआर एक्टिविटी सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये चेक करना। नेक्स्ट आता है जॉब स्पेसिफिक, मतलब किसी एक एरिया के अंदर ऑडिट करना, है ना, जैसे ओनली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक्टिविटीज को चेक करना। तो ये जॉब स्पेसिफिक ऑडिट हो गई। ये हो गए टाइप्स ऑफ ऑडिट, 3 थे। फर्स्ट में तो एक ही था, सेकंड में 2 टाइप थे, और थर्ड के अंदर तो यहाँ 4 टाइप थे। ओके, सी नंबर में
नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटेजीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करने की क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? तो कंपैरिजन स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट को किसी और ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट से कंपेयर करना। एक्सटर्नल अथॉरिटी स्ट्रेटेजी मतलब किसी और बाहरी व्यक्ति, बाहरी एक्सपर्ट है ना, उसको लाना ताकि बाइसेस नहीं होगी, है ना, भेदभाव नहीं होगा, अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। एनालिटिकल टेक्निक्स मतलब टूल्स, डेटा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, स्टैटिकल डेटा, इनको यूज करना। रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी का मतलब हो गया भाई इसके अंदर आप क्या करोगे, चेक करोगे लीगल कंप्लायंसेस। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी मतलब मैनेजमेंट डिफाइन करेगा गोल और ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि उसका अचीवमेंट क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर फॉर एचआरए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करने का प्रोसेस क्या है। अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआरए करना है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिविटीज की ऑडिट करनी है, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप गोल डिसाइड करो कि भैया ऑडिट क्या पूरे की करनी है, किसी एक फंक्शन की करनी है ना, तो वो डिसाइड कर लो। उसके बाद ड्राफ्ट बनाओ, प्लान बनाओ कि भाई ये जो आप ऑडिट करोगे इसमें कितना खर्चा आएगा, टाइम कितना लगेगा, रिसोर्सेज कितने लगेंगे। फिर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करो, डेटा इकट्ठा करो। फिर सेलेक्ट करो डेटा कलेक्शन मेथड कि वो डेटा कैसे लाओगे, इंटरव्यूज के थ्रू लाओगे, क्वेश्चनरीज के थ्रू लाओगे, ऑब्जर्वेशन से लाओगे, कहाँ से डेटा मिलेगा। फिर फाइनलाइज करो ऑडिट प्लान कि भाई आप ऑडिट जो करोगे वो पूरा उसका प्लान जो है वो फाइनलाइज कर दो। फिर ऑडिट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, यानी कि गैदर करो डिटेल एचआर डेटा। फिर प्रिपेयर करो ऑडिट रिपोर्ट जिसमें हायरिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्ड्स, प्रमोशन, ट्रांसफर, इन सब को से रिलेटेड जो है आप ऑडिट रिपोर्ट तैयार करो। और लास्ट में आपको डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट यूजेस ऑडिट रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, तो ये प्रोसीजर था। एडवांटेजेस भी है एचआरए की। क्या एडवांटेजेस है, क्यों करवाते हैं हम एचआरए? ताकि बेटर कम्युनिकेशन हो सके, रोल क्लियर मिल सके, सभी का एनहांस हो सके, कॉम्पिटेंस, फ्यूचर प्रिपरेशन हो सके, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें पता लग सके, इंक्रीज हो सके एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे मैनेजर में फील थ्रेटन, मैनेजर्स को लगेगा यार हमको बार बार चेक करते हैं, तो वो थ्रेटन फील करते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कई बार ये भी होता है कि प्रॉपर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ही नहीं होता है। लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन, ये भी हो सकता है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये हो गया हमारा एचआरए ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है, जो मैंने आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में भी बताया था, कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एम ये होता है कि जो टैलेंटेड पर्सन है, जो बेस्ट है, जो हमको जिस जॉब के लिए जो बंदा चाहिए, वो मार्केट में बेस्ट बंदा जो अवेलेबल है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना और फिर उसको रोक के रखना, टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग देना, उसका डेवलपमेंट करना, वो सब कुछ करना टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो आइए, टैलेंट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या है? अट्रैक्ट करना, रिक्रूट करना, डेवलप करना यानी कि ट्रेनिंग देना, एंगेजिंग करना, वर्क में प्लेसमेंट करना, रिटेनिंग करना, रोक के रखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यूटिलाइजिंग टैलेंटेड एम्प्लॉय। तो टैलेंटेड एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट करना, उसको रिक्रूटमेंट निकालना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, फिर डेवलप करने के लिए उसको ट्रेनिंग करना, उसको एजुकेशन देना, उसके बाद इंगेजिंग, वो काम देना, प्लेसमेंट देना, रिटेन करना मतलब उसको रोक के रखना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाए, ऐसे कुछ तरीके निकालना। ये सब कुछ किसी एम्प्लॉय के लिए करना ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट में और फ्यूचर में जितनी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। ओके, सिंपल मीनिंग ये है, टैलेंट मैनेजमेंट मींस फाइंडिंग द बेस्ट एम्प्लॉय एंड हेल्पिंग देम टू ग्रो सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड। एक तो बेस्ट एम्प्लॉय को पता करना, फाइंड करना, उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना और उसके बाद में उसको ग्रो करते रहना ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो होता रहे, सक्सेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलती रहे। बेस्ट एग्जांपल आपको गूगल का मिलेगा। गूगल जो है वो आइडेंटिफाई करता है हाईली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हाईली स्किल्ड। इंडियन सुंदर पिचई आज के टाइम गूगल का सीईओ। क्यों? क्या बीच में उसको निकाल नहीं सकते थे काम निकलवाने के बाद? नहीं, उनको लगता है ये टैलेंटेड बंदा है, ये आगे और भी बहुत कुछ कर सकता है। ओके, तो गूगल ऐसा ही करता है, हाईली स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ट्रेन करता है कंटिन्यूसली, रिवॉर्ड करता है उनको, सीईओ पद तक पहुंचा दिया उसको, प्रोवाइड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। दिस एंटायर प्रोसेस इज टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट में को लेके आना और उसको लॉन्ग टर्म तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में टिका के रखना। नीड फॉर टैलेंट मैनेजमेंट, क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है।
ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतें पूरी हो सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, एम्प्लॉइज को सेटिस्फेक्शन मिल सके, फ्यूचर लीडर तैयार किया जा सके जो है ना बड़े बड़े पद संभालेगा, अचीव वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के ऊपर तो बहुत कुछ मैंने पूरा चैप्टर कराया है, आपको पता ही है। इंप्रूव एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है टैलेंट मैनेजमेंट के? तो ऑब्जेक्टिव में सबसे फर्स्ट आता है इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इंप्रूव होगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा, जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनसे हम आगे में निकलेंगे क्योंकि हमारे पास टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं। एंकरेज इनोवेशन होगा, इनोवेशन आएंगे, नए नए इनोवेशन होंगे, गूगल में बहुत हुए हैं। बिल्ड इफेक्टिव टीम्स, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, बिल्ड एम्प्लॉय ब्रांड, एंकरेज कंटिन्यूसली डेवलपमेंट, ये सारे फायदे मिलते हैं या ये सारे ऑब्जेक्टिव है टैलेंट मैनेजमेंट के। एलिमेंट्स क्या होते हैं टैलेंट मैनेजमेंट? टैलेंट मैनेजमेंट करने के लिए यानी कि टैलेंटेड एम्प्लॉइज को रोक के रखने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, है ना। केवल ले लिया ऐसा नहीं, उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करना पड़ेगा, फिर रिटेन करना पड़ेगा, रोक के रखना पड़ेगा। कैसे रखोगे? प्रमोशन दो, बोनस दो, करियर ग्रोथ दो, एम्प्लॉय ट्रांजिशन करना पड़ेगा, मैनेजर ट्रांसफर एंड प्रमोशन स्मूथली। ओके, प्रोसीजर भी है टैलेंट मैनेजमेंट का। वर्कफोर्स प्लानिंग करो, करियर प्लानिंग करो, एम्प्लॉय ब्रांडिंग करो, टैलेंट कोऑर्डिनेशन करो, रिक्रूटमेंट करो, ऑनबोर्डिंग करो, प्रोफेशनल ग्रोथ, फीडबैक लो, फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशन ऑन रिटेंशन। तो हायर करने से लगा अगर रिटेंशन तक का पूरा ये प्लानिंग है, 13 स्टेप है। एक बार इसको पढ़ लेना, अंदर से बहुत इजीली आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। पिलर्स क्या है टैलेंट मैनेजमेंट की? तो टैलेंट एक्विजिशन करना, यानी रिक्रूट करना टैलेंटेड एम्प्लॉइज को, फिर उनका डेवलपमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, फिर उनको रोक के रखना, मतलब काम में एंगेज करना, और फिर उनको रिटेन करना कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाए। फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टैलेंट मैनेजमेंट को। ग्लोबलाइजेशन है आज के टाइम में, तो ग्लोबल लेवल पर किसी भी बंदे को उठा के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो। एज डाइवर्सिटी भी होती है, फ्यूचर लीडरशिप रिक्वायरमेंट भी होती है। ऑब्स्टिकल्स भी है टैलेंट मैनेजमेंट में। कई बार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके पास डाइवर्सिटी होती है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी आएगी। कई बार कल्चरल इशू भी आती है, रिगिडिटी भी आती है, डाइवर्सिटी चैलेंजेस भी आते हैं, लो एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट भी कई बार हो सकता है। लेकिन बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। रिड्यूस हो जाती है इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन हो जाती है, बेटर कम्युनिकेशन होता है, रिटेन टॉप एम्प्लॉइज, जो टॉप स्किल्ड एम्प्लॉइज है उनको आप रिटेन कर सकते हो, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, टाइम बचता है बहुत सारा। टैलेंटेड एम्प्लॉइज तो आपको एफिशिएंसी के साथ में काम करके देते हैं। सपोर्ट फ्यूचर वर्कफोर्स डेवलपमेंट, सिंप्लीफाई रिक्रूटमेंट, इंप्रूव मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी, एनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ये सारे फायदे होते हैं टैलेंट मैनेजमेंट के। ड्रॉबैक कमी है, कॉस्टली पड़ता है कई बार ये आपको, कई बार ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है, अनसूटेबल हो सकते हैं, पार्ट टाइम, कई बार पार्ट टाइम ले लेते हैं तो वो अनसूटेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैलेंट मैनेजमेंट। इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।